हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा हिंदी पेडागोजी का टॉपिक है भाषा कौशल। दोस्तों, भाषा कौशल के 4 प्रकार माने गए हैं। पहला है कौशल है श्रवण कौशल, दूसरा है वाचन कौशल, तीसरा है पठन कौशल, चौथा है लेखन कौशल। तो दोस्तों, श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। ठीक है दोस्तों, सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। दूसरा है दोस्तों वाचन कौशल, विचारों को बोलकर व्यक्त करना, विचारों को बोलकर व्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। तीसरा है पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। चौथा है दोस्तों लेखन कौशल, विचारों को लिखकर व्यक्त करना। दोस्तों, भाषा कौशल के 4 प्रकार हैं: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। सुनकर सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। विचारों को बोलकर व्यक्त करना वाचन कौशल कहलाता है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। विचारों को लिखकर व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। ग्रहणात्मक कौशल, दोस्तों सुनना व पढ़ना या श्रवण कौशल व पठन कौशल, इन दोनों कौशलों को ग्रहणात्मक कौशल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? श्रवण कौशल या फिर पठन कौशल। ठीक है, श्रवण कौशल और पठन कौशल, ये दोनों कौशल कौन से कौशल हैं? ग्रहणात्मक कौशल कहलाते हैं। भाषा कौशल का विकास एवं इसमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अतः संबंध होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर होता है। दोस्तों, भाषा कौशल का विकास एवं इसमें दक्षता प्राप्त करना, दक्षता का मतलब है निपुणता या फिर कुशलता। ठीक है ना, किसी चीज में निपुण होना, कुशल होना, उसको बोलते हैं दक्ष होना। तो भाषा कौशल का विकास एवं इसमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ध्यान रखना, भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा कौशलों का विकास करना, भाषा कौशलों में निपुणता प्राप्त कराना, कुशलता प्राप्त कराना बच्चों को। और भाषा कौशल कौन कौन से हैं? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। भाषा कौशल का मतलब ये नहीं है कि आपको व्याकरण रटा दी जाए, ठीक है ना, व्याकरण याद करा दी जाए, नहीं। भाषा कौशल का मतलब है श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, वाचन कौशल, बोलने की क्षमता का विकास करना, बोलकर विचारों को व्यक्त करना, उसकी क्षमता का विकास करना, पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना, लेखन कौशल, लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना या व्यक्त करना, इसमें दक्षता निपुणता प्राप्त कराना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। और दोस्तों, ये चारों कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, एक दूसरे से अतः संबंधित होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीटेट में बना हुआ है, तो ध्यान रखना, चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अतः संबंधित होते हैं या अतः संबंध होते हैं। प्रत्येक कौशलों का विकास किसी न किसी रूप से एक दूसरे पर निर्भर होता है। ठीक है ना, तो चारों कौशल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चारों कौशल एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। दोस्तों, समाज में अन्य व्यक्तियों के से संप्रेषण स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्त करता है, इसे ही भाषा कौशल कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं। समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण स्थापित करना अपने भावों, विचारों
को अभिव्यक्त करना ही भाषा कौशल है। ठीक है दोस्तों, अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना मतलब अपने भाव विचार को बोलने की कला, दूसरों के सामने उसको व्यक्त करने की कला अभिव्यक्त कहलाता है। ठीक है ना, तो अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करना, दूसरे सामने वाले मनुष्य, सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, उसको सही तरह से व्यक्त करना अभिव्यक्त कहलाता है। समाज में अन्य व्यक्तियों से संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब होता है दोस्तों अपने विचारों का आदान प्रदान। ठीक है ना, सामने वाले व्यक्ति के विचारों को समझना और अपने विचार सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना, अपने विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। दोस्तों हमारा पहला कौशल है श्रवण कौशल। ठीक है, श्रवण कौशल। तो श्रवण कौशल के अन्य नाम भी हैं दोस्तों, मूल आधार कौशल, मूल आधार कौशल या फिर प्रारंभिक कौशल। यानी सबसे शुरुआत का कौशल कौन सा है या प्रारंभिक कौशल कौन सा होता है? श्रवण कौशल। तो सुनना कौशल के अन्य नाम है मूल आधार कौशल, प्रारंभिक कौशल। दोस्तों सुनना कौशल से ही अन्य कौशलों का विकास होता है। ध्यान रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही सीटेट में क्वेश्चन बनते हैं। सुनना कौशल से ही अन्य कौशलों का, यानी वाचन कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, इन कौशलों का विकास किससे होता है? श्रवण कौशल से। इसे मूल आधार कौशल भी कहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है दोस्तों? श्रवण कौशल या फिर सुनना कौशल है। सुनना कौशल शब्दों को समझना, शब्दों का चयन करना, ये सब सक्रिय भागीदारी से ही संभव होता है। सुनना कौशल के बाद मूल्यांकन करना चाहिए। दोस्तों मूल्यांकन किस चीज़ का करना चाहिए? ठीक है ना, इसमें स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। किस चीज़ का मूल्यांकन करना चाहिए? कि हमने क्या समझा, क्या नहीं समझा। भाई सुनना कौशल का मतलब दोस्तों यही होता है, हम सामने वाले विचारों को, सामने वाले व्यक्ति के विचारों को किस तरह से समझ पाए, कहाँ तक समझ पाए, कितना समझ पाए, इसका मूल्यांकन करना। ठीक है ना, सुनना कौशल के बाद मूल्यांकन करना चाहिए, हमने क्या समझा और क्या नहीं समझा। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, सुनना कौशल मानव वार्ता या बातचीत का प्रथम कौशल है। तो दोस्तों प्रथम कौशल कौन सा है? श्रवण कौशल। सबसे पहला कौशल कौन सा होता है? प्रथम कौशल। इसलिए शिक्षक को इस पर सर्वाधिक बल देना चाहिए, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण कौशल भी है और प्रथम कौशल भी है। अन्य कौशलों का विकास भी इसी कौशल के द्वारा होता है। दोस्तों ग्रहणात्मक कौशल से हम किसी भी भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? मैंने भी आपको बताया था, है ना। सुनना यानी श्रवण कौशल, श्रवण कौशल। पढ़ना, पठन यानी पढ़ना कौशल, पठन कौशल। तो दोस्तों श्रवण कौशल और पठन कौशल के माध्यम से हम किसी भी भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना, ग्रहणात्मक कौशलों से हम किसी भी भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं? सुनना, श्रवण कौशल, पढ़ना या फिर पठन कौशल। अगला है दोस्तों सुनना कौशल का पूरक। ध्यान रखना, सुनना कौशल का पूरक कौन सा होता है? बोलना कौशल होता है। सुनने के द्वारा मुख्य काम क्या होता है? समझने का। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के बातों को आपने सुन लिया तो इसका मतलब ये नहीं है आप सुनने में निपुण हो चुके हैं या आपको सुनना कौशल में निपुण हो चुके हैं, आपने इसमें दक्षता हासिल कर ली है। नहीं, जब तक आप सामने वाले के विचारों, उसके भावों को नहीं समझेंगे सुनकर, तब तक आप भाषा का कौशल, सुनना कौशल में दक्षता प्राप्त नहीं कर सकते। तो सुनना कौशल में दक्षता प्राप्त तभी होगी जब आप सामने वाले व्यक्ति के विचारों को समझ सकें। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, सुनने कौशल का विकास करने के लिए बाल साहित्य, कहानी सुनाए। तो यानी सुनने कौशल का विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? बाल साहित्य और कहानी के द्वारा। तो एक शिक्षक को बच्चे के सुनने कौशल का विकास करने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बाल साहित्य और कहानी सुनाने के लिए कहना चाहिए या उसको बाल साहित्य या कहानी सुनानी चाहिए।
ठीक है, तथा सुनने के क्रियाकलाप कराए हाव भाव के साथ। इससे बच्चे में सुनने कौशल का विकास सर्वाधिक होता है। तो बच्चे में सुनना कौशल का सर्वाधिक विकास, दोस्तों सर्वाधिक विकास किससे होता है? बाल साहित्य से और कहानी से। ध्यान रखना, बच्चे में सुनने कौशल का विकास सर्वाधिक होता है बाल साहित्य से, कहानी से। तो इसलिए एक शिक्षक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को बाल साहित्य और कहानी सुनानी चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे में सुनने कौशल का विकास होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, वाद विवाद के माध्यम से अध्यापक को वाद विवाद प्रतियोगिताएं व कहानी सुनाने के कार्यक्रम करने चाहिए। इससे सुनना कौशल का विकास होता है। तो दोस्तों वाद विवाद क्या होता है? देखिए, इस कक्षा में 2 या 3 ग्रुप बना दिए जाते हैं, ठीक है, और उनको एक समस्या दे दी जाती है या एक प्रकरण दे दिया जाता है लेसन का, अध्ययन का, उनके पाठ्य पुस्तक से ही, और उस पर कहा जाता है बच्चों को आपस में आप इस पर तर्क वितर्क कीजिए, एक दूसरे से प्रश्न पूछिए और उनके उत्तरों का जवाब दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। तो वाद विवाद के माध्यम से बच्चा क्या करेगा? एक दूसरे के विचारों को सुनेगा और सुनने के माध्यम से क्या होगा? सुनने कौशल का विकास होगा। दोस्तों अगर आपको सीटेट के फ्री नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8077088259 पर संपर्क कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, बोलना व लिखना कौशल पुनर्बलन को सर्वाधिक आकर्षित करते हैं, जिससे हम छात्रों के गुण दोष का पता करते हैं। दोस्तों जिस चीज से, जिस मूल्यांकन से हम छात्रों के गुण और दोषों का पता करते हैं उसे आलोचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में हम बच्चे के व्यवहार के बारे में उसके गुण और दोषों का पता करते हैं। दोस्तों श्रव्य संबंधी कमी हमारी ग्रंथियों में होती है। ध्यान रखना, श्रव्य यानी सुनने से संबंधित कमी हमारे कानों में नहीं होती है, हमारी ग्रंथियों में होती है। ठीक है, श्रव्य संबंधी कमी कहाँ होती है? हमारी ग्रंथियों में होती है। दोस्तों अगला है पठन कौशल। दोस्तों पठन कौशल, पठन कौशल का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है ना, पढ़ना कौशल। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल क्या कहलाता है? पठन कौशल कहलाता है। दोस्तों किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। पठन कौशल में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, किसी भी विषय का या प्रकरण का दोस्तों पठन कौशल किसी भी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। दोस्तों पठन कौशल में स्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, पठन कौशल में किसकी प्राप्ति होती है? स्थायी ज्ञान की, यानी ज्ञान का ज्यादा देर तक टिके रहना, ज्यादा समय तक टिके रहना। दोस्तों पठन कौशल के 2 प्रकार होते हैं। पहला है वाचन मुद्रा, दूसरा है वाचन शैली। तो दोस्तों वाचन मुद्रा, पढ़ने की मुद्रा, जिस कंडीशन में आप पढ़ रहे हैं, जिस स्थिति में आप पढ़ रहे हैं वो होती है वाचन मुद्रा। जैसे लेटकर, बैठकर, खड़े होकर, हाव भाव के साथ, पढ़ना क्या कहलाता है? वाचन मुद्रा कहलाता है। वाचन मुद्रा, जिस स्थिति में आप पढ़ रहे हैं, लेट कर पढ़ रहे हैं, बैठ कर पढ़ रहे हैं, दोस्तों खड़े होकर पढ़ रहे हैं, लेकिन हाव भाव के साथ पढ़ रहे हैं, वह होती है वाचन मुद्रा। अगला है दोस्तों वाचन शैली। जब पढ़ते समय दोस्तों
आपकी आवाज के, ध्वनि के में उतार चढ़ाव हो, ठीक है ना, उतार चढ़ाव, इसी उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, वाचन शैली कहते हैं। जब पढ़ते समय ध्वनि के उतार चढ़ाव को वाचन शैली कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए दोस्तों इसका। जैसे मन में पढ़ना, या फिर तेज गति से पढ़ना, ऊंचा पढ़ना, धीमा पढ़ना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है वाचन शैली। ठीक है दोस्तों, वाचन शैली। जब पढ़ते समय ध्वनि के उतार चढ़ाव को वाचन शैली कहते हैं। जब पढ़ते समय ध्वनि में उतार चढ़ाव हो, आपको आपकी आवाज़ कभी ऊंची कभी मंदी हो, या ऊंची पढ़ रहे हो, मंदा पढ़ रहे हो, या मनी मन में पढ़ रहे हो, इसको बोलते हैं वाचन शैली। ठीक है, जैसे मन में पढ़ना, तेज गति के साथ पढ़ना, ऊंचा पढ़ना, क्या कहलाता है, वाचन शैली कहलाता है। दोस्तों पठन, सॉरी ये पठन है ना, पठन के दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो भेद हैं, मौखिक पठन, मौन पठन। दोस्तों मौखिक पठन को सहस्वर पठन भी बोलते हैं। ठीक है ना, सहस्वर पठन भी बोलते हैं। ठीक है ना, प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी होती है। प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए, यानी पहली से पांचवी तक के बच्चों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, पठन के दो भेद होते हैं दोस्तों, मौखिक पठन, मौन पठन। तो मौखिक पठन सहस्वर पठन भी बोलते हैं, मौखिक पठन को सहस्वर पठन भी बोलते हैं। प्रारंभिक स्तर के बच्चों के लिए यह अच्छा होता है। मौखिक पठन दोस्तों, जब ध्वनियों के साथ पठन कार्य किया जाए, ध्वनि मतलब आवाज के साथ पढ़ा जाए। ठीक है, जब आवाज के साथ पठन कार्य किया जाए तो मौखिक पठन होता है। प्रारंभ में मौखिक पठन बेहतर होता है। ध्यान रखना, प्रारंभ में यानी शुरुआत में मौखिक पठन बेहतर होता है। यह प्रक्रिया दो रूपों में संपन्न होती है, सामूहिक मौखिक पठन और व्यक्तिगत मौखिक पठन। दोस्तों अभी ये हम मौखिक पठन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मौखिक पठन या सहस्वर पठन। ठीक है, मौखिक पठन दो रूपों में प्रक्रिया संपन्न होती है, सामूहिक मौखिक पठन और व्यक्तिगत मौखिक पठन। दोस्तों सामूहिक मौखिक पठन क्या होता है, तो दोस्तों मौखिक पठन, इससे क्या होता है, सामूहिक मौखिक पठन से जो है बच्चों में, प्रारंभिक स्तर के बच्चों में सामूहिक मौखिक पठन बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है और इससे बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक, क्या होती है, रुचि उत्पन्न होती है। सामूहिक मौखिक पठन से रुचि उत्पन्न होती है बच्चों में। ठीक है दोस्तों, शुरुआत में, प्रारंभ में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में या बच्चा पढ़ने में, किताबों को पढ़ने में बच्चे में घबराहट होती है। इसलिए सामूहिक मौखिक पठन से उसकी इस घबराहट को या इसकी हिचक को दूर किया जाता है मौखिक पठन से। क्योंकि दोस्तों मौखिक पठन में जब सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और किसी बच्चे पे जो है पढ़ाई के दौरान गलतियां हो रही हैं, तो वहाँ इसकी गलतियां बच्चे की दब जाती हैं, छुप जाती हैं। तो इसलिए बच्चों में घबराहट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सामूहिक मौखिक पठन में उसकी गलतियों को पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। सभी बच्चे पढ़ते हैं, तेज आवाज में पढ़ते हैं, ठीक है ना, धारा प्रवाह के साथ पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा इसके सामूहिक मौखिक पठन में गलतियां करता है तो उसकी गलतियों को यहाँ पकड़ में नहीं लाया जा सकता और ना ही उसकी गलतियों में सुधार किया जा सकता है सामूहिक मौखिक पठन में। क्योंकि सुधार तभी किया जाएगा जब उसकी गलतियां उजागर होगी, शिक्षक को पता चलेगा। लेकिन यहाँ उसकी गलतियों को शिक्षक तक नहीं पहुँच पाएंगे, शिक्षक उसकी गलतियों को नहीं पकड़ सकता। ठीक है, सभी बच्चे सही पढ़ रहे हैं, एक बच्चा कुछ शब्दों को गलत पढ़ देता है तो यहाँ जो है जरूरी नहीं है कि शिक्षक उसकी
जो है आवाज को सुन सके। यहाँ सामूहिक मौखिक पठन हो रहा है, बच्चा सब शिक्षक जो है सब पर ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो सामूहिक पठन के दौरान छात्रों में दोष बने रहते हैं, पढ़ने के दौरान जो गलतियां होती हैं, लेकिन जिनका निवारण हम व्यक्तिगत मौखिक पठन के द्वारा करते हैं। ठीक है, जो दोष सामूहिक मौखिक पठन में बने रहते हैं उनका निवारण हम मौखिक पठन के द्वारा करते हैं, व्यक्तिगत मौखिक पठन के द्वारा। व्यक्तिगत मौखिक पठन होता है किसी बच्चे को पढ़ाना, सिर्फ एक बच्चे को पढ़ने के लिए कहना, कक्षा में एक बच्चे को खड़ा करके कहना कि आप इस प्रकरण या इस पाठ को पढ़िए। जब बच्चा उस पाठ को, उस प्रकरण को पढ़ेगा, ठीक है ना, और बच्चा गलतियां करेगा तो शिक्षक क्या है वो उसकी गलतियों को यहीं पर पकड़ लेगा और उसकी गलतियों को निदान करेगा और फिर उपचार करेगा, यानी उसकी गलतियों को यहीं पर दूर कर देगा, उसको शब्दों के अर्थ बताएगा, उसको पढ़ने का तरीका बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो सामूहिक मौखिक पठन से बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है, लेकिन बच्चों में दोष बने रहते हैं। यह दोष, ये कमी उसकी बच्चे की किस्म कहाँ दूर होती है? व्यक्तिगत मौखिक पठन के द्वारा। लेकिन बच्चे की घबराहट, बच्चे की हिचक किसके द्वारा दूर होती है? सामूहिक मौखिक पठन के द्वारा। लेकिन सामूहिक मौखिक पठन में बच्चा जो है कुछ गलतियां कर देता है शब्दों को पढ़ने में या प्रकरण को पढ़ने में, तो वो दोष कहाँ दूर होते हैं? वो दोष दूर होते हैं व्यक्तिगत मौखिक पठन में। दोस्तों अगला है हमारा मौन पठन। जब मौखिक रूप से ध्वनियों का उच्चारण किए बिना ही पठन क्रिया संपन्न की जाए। जब पढ़ते समय ध्वनियों का उच्चारण यानी बिना आवाज के ही पठन क्रिया संपन्न की जाए, मन ही मन पढ़ा जाए यानी, तो उसे मौन पठन कहते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। मौन पठन, आप नाम से जान लिए, मौन पठन यानी चुप रहकर पढ़ना, मन ही मन में पढ़ना, बिना आवाज के पढ़ना मौन पठन होता है। दोस्तों इसके भी दो प्रकार हैं मौन पठन के, ध्रुत या त्रिव पठन, त्रिव मौन पठन होगा, है ना, त्रिव मौन पठन। दूसरा है दोस्तों उसका समीक्षात्मक मौन पठन। पहले हम देख लेते हैं ध्रुत या त्रिव मौन पठन को। जब मुख्य विचार, सारांश अथवा शीर्षक का पता लगाना हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें समय की बचत होती है। दोस्तों इसमें समय की बचत होती है। देखो दोस्तों, ध्रुत या त्रिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, त्रिव यानी तेज तेज। जब आपको मुख्य रूप से किसी मेन टॉपिक का पता करना हो, पूरे प्रकरण में, किसी लेसन में या किसी चैप्टर में, किसी पेज पर किसी मुख्य चीज को पता करना हो, किसी का मुख्य विचार पता करना हो, किसी सारांश पता करना हो, पूरी कहानी का, पूरे पेज का सारांश पता करना हो, किसी का शीर्षक पता करना हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें समय की बचत होती है। कहने का मतलब है बहुत जल्दी कर पढ़ना, बहुत जल्दी तेज गति से पढ़ना और मेन हेडिंग, मेन मुख्य बिंदुओं को निकाल लेना उसके अंदर से, क्या कहलाता है? ध्रुत या त्रिव पठन। इसमें मुख्य विचार, सारांश अथवा शीर्षक का पता या मेन हेडिंग, कुछ भी मेन चीज निकालनी हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें समय की बचत होती है। अगला है दोस्तों समीक्षात्मक मौन पठन। समीक्षात्मक, दोस्तों समीक्षा का मतलब होता है किसी चीज का अवलोकन करना, आकलन करना, बहुत बारीकी से ध्यान देते हुए करना। ठीक है दोस्तों, किसी भी तथ्य की जांच करना समीक्षात्मक होता है। तो समीक्षात्मक मौन मतलब मन ही मन। समीक्षात्मक मौन पठन, जब व्याकरणात्मक व्याख्या करते हुए अर्थात एक एक तथ्यों को समझते हुए, यानी बहुत बारीकी से एक एक तथ्यों को समझते हुए पठन क्रिया संपन्न की जाती है, तो इसे ही समीक्षात्मक मौन पठन कहते हैं। दोस्तों इसमें समय अधिक लगता है, ध्यान रखना, इसमें समय अधिक लगता है। समय अधिक लगता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर किसी भी तथ्य को बहुत बारीकी से समझा जाता है, एक एक तथ्यों को, एक एक कंफ्यूज को दूर किया जाता है, बहुत ही बारीकी से जांच की जाती है। ठीक है, इसीलिए इसको समीक्षात्मक मौन पठन बोलते हैं। दोस्तों समीक्षात्मक मौन पठन को गहन मौन पठन भी कहते हैं, ध्यान रखना, गहन मौन पठन, मौन पठन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समीक्षात्मक मौन पठन को गहन मौन पठन भी कहते हैं। इसमें समय अधिक लगता है। जब व्याकरणात्मक व्याख्या करते हुए अर्थात एक एक तथ्यों को समझते हुए, उनका आकलन अवलोकन करते हुए, बहुत बारीकी से समझते हुए पठन क्रिया संपन्न की जाती है मन ही मन में। ठीक है ना, मन ही मन में की जाती है पठन क्रिया, तो इसे ही समीक्षात्मक मौन पठन कहते हैं।
दोस्तों मनी मन में की जाती है, लेकिन मनी मन में तो त्रिव या ध्रुत मौन पठन भी था मनी मन में, ठीक है ना। लेकिन वो एक तेज गति के साथ था, जब सारांश का पता करना हो, किसी मुख्य बिंदु का पता करना हो, ठीक है ना, तेज गति के साथ पढ़ना। लेकिन मनी मन में ऐसी, यहाँ मनी मन में पढ़ना है, लेकिन समीक्षात्मक रूप से एक एक तथ्यों की जांच करना, एक एक तथ्य को बहुत बारीकी से समझना, क्या कहलाता है, समीक्षात्मक। और मनी मन पढ़ना मौन पठन। तो समीक्षात्मक मौन पठन क्या होता है, जब मनी मन में किसी तथ्यों को, एक एक तथ्यों को समझते हुए पठन क्रिया संपन्न की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें समय अधिक लगता है, इसे गहन मौन पठन भी कहते हैं। दोस्तों हमारा सीटेट का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।